राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा असम से ख़त्म करके बंगाल की तरफ जाते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में उनको रोक दिया जाता है। That Mamata Banerjee has blocked Rahul Gandhi's Nyay Yatra in West Bengal, Siliguri. अब सभी को लग रहा था टीएमसी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्ट है, तो ममता बनर्जी राहुल गांधी को ज्वाइन करेगी और बंगाल में काफ़ी सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। अब ममता बनर्जी का कहना था कि कांग्रेस ने ना ही उन्हें इन्वाइट किया है और ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया है। उनको निमंत्रण दिया गया था, खड़गे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था। मुझे देखिए, मैं हर बात की मैं रनिंग कमेंट्री न दूंगा न। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नज़र आ रहा है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये जो इंडिया ब्लॉक बना है उसका लोकसभा इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। और इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि वो कौन से 3-4 रीजन्स है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इंडिया अलायंस नहीं जीत सकता है। और ममता बनर्जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि वो बंगाल में अकेले लड़ेंगे या फिर उनकी जो पार्टी है वो अकेले लड़ेगी, और हाल ही में वो सारे कैंडिडेट्स को भी उतार दिए हैं, और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो भी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंडिया का जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके पक्ष में है या फिर किसके विपक्ष में है। तो आप अंत तक बने रहिए। तो पहले जान लेते हैं कि इंडिया अलायंस है क्या। तो इस अलायंस में लगभग 26 पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस, एसपी, आरजेडी या फिर टीएमसी, और बहुत से स्टेट्स के रीजनल पार्टीज भी शामिल है जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपने स्टेट में होल्ड करती है। और 18 जुलाई 2023 को इस अलायंस को बनाया गया था और इनका जो मेन मकसद है वो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतना। और इसमें मोदी का जो भी पार्टी है या फिर जो भी बीजेपी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट है उसे गिराना और इस अलायंस का गवर्नमेंट फॉर्म करना। क्योंकि लोकसभा 2014 या फिर 2019 इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 10% सीट्स भी नहीं मिला था लोकसभा के अंदर, और इसी वजह से कांग्रेस भी चाहती है कि अकेले तो ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, तो सभी को साथ लेके इस इलेक्शन को जीता जाए। इसीलिए सभी ऑपोजिशन को साथ में लेकर इस अलायंस को बनाया गया है ताकि जो भी मोदी का गवर्नमेंट है इसे गिराया जाए और इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट बनाया जाए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि 2024 में ये जो इंडिया अलायंस है वो जीतेगी ही नहीं और हारने के चांसेस ज़्यादा है। और इसका जो मेन फैक्टर है वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो भी पार्टीज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। पहला कॉन्फ्लिक्ट है वो ममता बनर्जी की तरफ से है। अब ममता बनर्जी टीएमसी से है और टीएमसी गवर्नमेंट बंगाल के अंदर है, और बंगाल में ममता बनर्जी चाहती है कि टीएमसी अकेले लड़े बीजेपी के अगेंस्ट में। और ममता बनर्जी चाहती है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी लोकसभा सीट है वहाँ पे सिर्फ टीएमसी के कैंडिडेट्स ही लड़ें और इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टी उनके अगेंस्ट में ना हो, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी कोई भी सीट ना दिया जाए। और बदले में वो नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस के साथ रहेगी और कांग्रेस को जितना भी मदद चाहिए वो करेगी। और इसका जो मेन रीज़न है वो है पिछला लोकसभा इलेक्शन। क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा इलेक्शन को देखें तो टीएमसी को 22 सीट्स मिले थे और बीजेपी को 18 सीट्स। और अगर हम 2014 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो वहाँ पे बीजेपी को 2 सीट मिली थी और ये बढ़ के 2019 में लगभग 18 सीट हो गए। और यहाँ पे टीएमसी को लग रहा है कि बीजेपी कहीं इस इलेक्शन में बड़ा हाथ ना मार ले, और जितने भी लगभग जो 22 सीट्स मिले थे पिछले इलेक्शन में उससे भी कम सीट इस बार उनको ना मिले। इसलिए वो लगभग सारे सीट पर अकेले लड़ना चाहते हैं और जितना भी दम है, जितना भी जोर है वो सारे लगा कर वो अपना जो भी पावर स्टेटस है वो वहाँ बनाए रखना चाहते हैं। और अगर हम बंगाल में लोकसभा इलेक्शन के वोट परसेंटेज को भी देखें तो बीजेपी का जो वोट शेयर था वो था लगभग 40%, वहीं टीएमसी का जो वोट शेयर था वो 43% था। लेकिन अगर हम 2014 का वोट शेयर को देखें तो टीएमसी का 39% था और बीजेपी का सिर्फ 17% था। तो यहाँ डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ बीजेपी को मिला है। और बीजेपी का ये जो राइज है वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में ही नहीं है, बल्कि जो बंगाल के अंदर स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें भी अच्छा खासा सीट मिला था, और ये जो बीजेपी का वोट शेयर है उसमें भी अच्छा खासा बढ़ा था। और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि ये जो राइज है धीरे धीरे बढ़ता ना चला जाए और टीएमसी का जो वोट शेयर है या फिर जो भी सीट है वो कम ना हो जाए। और यही मेन रीज़न है कि टीएमसी अकेला लड़ना चाहती है और कांग्रेस को वहाँ पे सीट चाहिए। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया अलायंस के अंदर चल रहा है। और ममता बनर्जी का तो ये भी कहना है कि जितने भी स्टेट्स हैं और वहाँ के जो रीजनल पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो वहाँ पे कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए या फिर जो भी सीट है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। वहाँ सिर्फ रीजनल पार्टी ही लड़े और कांग्रेस को ऐसे सीट्स पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का डायरेक्ट फाइट हो, और उन सीटों पे फोकस करे और उन सीटों को जीते। अब ये बंगाल के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट पंजाब के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और पंजाब के अंदर जो पिछला स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था और लगभग 117 सीट्स में से उन लोगों ने 92 सीट जीते थे।
और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है। और अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो उसमें 8 सीट कांग्रेस ने जीता था, 4 सीट बीजेपी के जो भी बीजेपी के अलायंस थे उनको मिला था और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता था। और अब जो पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो लगभग चेंज हो चुका है, इसीलिए आम आदमी पार्टी सारे सीटों पे अकेले लड़ना चाहती है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। और रीज़न इसका ये है कि पंजाब में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को लगभग 42% जो वोट शेयर है वो मिला था और इसी का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं। और पिछला लोकसभा में जो 1 सीट था उनका, वो लगभग हर सीट को इस बार जीतना चाहते हैं और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस उस सीट पे लड़े। लेकिन दिल्ली के अंदर ये लोग सीट शेयर करने के लिए तैयार हैं। अब इसका मेन रीज़न ये है कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पे जीत नहीं मिली थी। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है और 7 पे बीजेपी नहीं जीता था और यही रीज़न है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे जीत नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे वो सीट शेयर कर ले रहे हैं। लेकिन पंजाब में जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहते हैं और यही कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी चल रहा है। और जो अगला स्टेट है बिहार, जहाँ पे माना जा रहा था कि जो इंडिया अलायंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पोजीशन जो था इंडिया अलायंस का वो बन चुका था। लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले नीतीश कुमार ने पार्टी बदल लिया है और ये कब पलट जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। अब नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक तो छोड़ा ही, अब वो जाके इंडिया में मिल गए हैं। और नीतीश कुमार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बिहार के एक बहुत बड़े फेस हैं। वो लगभग 9वीं बार सीएम बने बिहार के और जो इंडिया ब्लॉक है, माना जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक के वो आर्किटेक्ट हैं और इन्हीं की वजह से जो इंडिया ब्लॉक है वो बना है। अब बिहार पॉलिटिक्स का तो ऐसा हालत हो गया है कि वोटर किसी को भी वोट दे, सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। चाहे वोटर बीजेपी को वोट दे, आरजेडी को दे, जेडीयू को दे या फिर कांग्रेस को दे, सीट किसी का भी ज़्यादा हो, सीट किसी का भी कम हो, सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। अब इसमें वोटर करे भी तो क्या करे। खैर, हम लोकसभा पे ही आते हैं। अब बिहार में टोटल 42 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें बीजेपी को लगभग 18 सीट्स मिले थे, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को सिर्फ 1, यानी एनडीए को लगभग 40 सीट्स मिले थे 42 सीट्स के अंदर। और वहाँ का जो सबसे बड़ा रीजनल पार्टी है आरजेडी, उसको एक भी सीट नहीं मिला। इसलिए जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ थे तो माना जा रहा था कि पलड़ा उस तरफ भारी है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश एक साथ है तो जो वोट शेयर है काफ़ी बढ़ जाता है एक साथ। और जो नीतीश बहुत बड़े फेस है बिहार के, इसीलिए इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन इलेक्शन से जस्ट 2-3 महीने पहले ही उन्होंने पार्टी बदल के इंडिया ज्वाइन कर लिया है। अब जो वहाँ का इक्वेशन है वो लगभग बैलेंस हो चुका है और पिछले इलेक्शन जैसा ही माहौल बन गया है। और अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स है देश के अंदर। और जिसने भी यूपी को जीता वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि यूपी के अंदर लगभग 80 सीट्स है और यूपी के अंदर किसी को भी अगर 60-70 सीट आ जाता है तो लगभग वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा हो जाता है। अब यूपी के अंदर एसपी समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी, ये 4 मेन पार्टीज हैं। और इनमें से अगर किसी को भी जो सबसे ज़्यादा सीट्स मिलता है तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है गवर्नमेंट बनाने में। और अगर हम यूपी के 2019 के में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट को देखें तो बीजेपी को 62 सीट्स मिले थे और वहीं महागठबंधन जिसमें बीएसपी, एसपी और आरजेडी था, उन लोगों को 15 सीट्स मिला था और कांग्रेस को सिर्फ 1। और 2014 इलेक्शन में भी बीजेपी को 71 सीट्स मिले थे। हालांकि 8-10 सीट कम है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तब से ही बना हुआ है। और यूपी का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी पार्टी का ही है और वहाँ पे सेकेंड टर्म वो चला रहे हैं। और इस साल तो राम मंदिर भी बना है और यूपी के जो सीएम है योगी, उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ा है और इसीलिए हो सकता है कि या तो यूपी के अंदर जो बीजेपी का सीट था वो आसपास ही रहे या फिर और बढ़ सकता है। अब जैसा कि हमने यहाँ तक देखा कि बंगाल और पंजाब के अंदर काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया अलायंस में, वहीं जो बिहार हो गया फिर यूपी जैसे स्टेट्स में बीजेपी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और जो इंडिया अलायंस है बैकफुट पे अभी तक दिख रहा है। लेकिन बाकी स्टेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट लोकसभा सीट्स है। अब महाराष्ट्र के अंदर लगभग 48 सीट्स है। अब अगर वहाँ के हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो काफ़ी उथल पुथल वहाँ पे मचा हुआ है। शिवसेना और जो एनसीपी है वो टूट चुकी है। अब शिवसेना के कुछ मेंबर और जो भी एनसीपी है उसके कुछ मेंबर एनडीए में आके मिल चुके हैं। अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो बीजेपी को 23 सीट्स मिले थे, शिवसेना को लगभग 18 सीट्स और एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1। अब जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है महाराष्ट्र का, तब का और अब का में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि शिवसेना ने बीच में ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और उन लोगों ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ आकर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किया था।
लेकिन फिर बीच में ही शिवसेना के कुछ मेंबर्स ने शिवसेना को ही तोड़ दिया और शिवसेना के लगभग 15-16 मेंबर्स बीजेपी में आके मिल गए। वो अलग शिवसेना पार्टी बनती है। अब शिवसेना के लगभग 2 पार्टीज है, एक गुट बीजेपी के साथ है यानी एनडीए में है, और एक गुट कांग्रेस के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ। और कुछ महीने पहले ही अजीत पवार जो कि एनसीपी के एक बड़े फेस थे, उन्होंने कुछ एमएलएस के साथ आकर एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। अब महाराष्ट्र का जो इक्वेशन था और इंडिया अलायंस का भी पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रखा था, वो भी वहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ होते तो बीजेपी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन क्योंकि शिवसेना टूट चुका है और एक गुट एनडीए के साथ है, अजीत पवार भी एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मामला बराबर हो चुका है और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का जो भी एक तरफा चीज़ हो चुका था वो अब बैलेंस हो चुका है। और जो चीज़ 2019 में था लगभग वैसा ही सिनेरियो वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो अगर करंट सिनेरियो देखा जाए महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, तो वो भी इंडिया अलायंस के फेवर में नहीं है और जो भी मोमेंटम था वो बीजेपी के तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि वहाँ का जो रूलिंग गवर्नमेंट है, स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट है, वो बीजेपी के साथ ही है यानी इंडिया का गवर्नमेंट है। तो हो सकता है कि जो भी इलेक्शन आने वाला है उसमें बीजेपी को ही ज़्यादा सीट मिले। अब 2023 में 5 स्टेट में इलेक्शन होना था और इस चीज़ को सेमीफाइनल बोला जा रहा था 2024 का लोकसभा का, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में इलेक्शन होना था। और कहा जा रहा था जिस पार्टी को ज़्यादा स्टेट्स मिलेंगे या फिर जो पार्टी ज़्यादा स्टेट जीतेगी उसका चांसेस बढ़ जाएगा 2024 का इलेक्शन जीतने में। अब इन सारे स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं और जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी ने 3 स्टेट जीत लिया। बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिला। वहीं जो कांग्रेस है वो तेलंगाना में कमबैक करता है। तो जैसा ही कहा जा रहा था कि जो इस सेमीफाइनल को जीतेगा उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा 2024 के इलेक्शन के लिए। और यहाँ पे बीजेपी ने 3 स्टेट्स को जीता जहाँ पे लगभग 60 के ऊपर ज़्यादा सीट्स है, और पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी उसे 60 जैसा सीट्स ही मिला था। और इसको बरकरार रखने के लिए ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो बीजेपी ने आखिर कमबैक किया ही है। तो यहाँ भी जो इंडिया अलायंस है वो बैकफुट पे ही नज़र आ रहा है। अब कांग्रेस ने तेलंगाना जीता जहाँ पे उनका स्टेट गवर्नमेंट है, और कर्नाटक में भी जो पिछला स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था और कांग्रेस ने कमबैक किया था। इसलिए इंडिया अलायंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है साउथ इंडिया पे, क्योंकि वहाँ पे एनडीए का बहुत कम सीट्स है या फिर जो भी इन्फ्लुएंस है बहुत कम है। तमिलनाडु में बीजेपी का शायद ही कोई 1-2 सीट है, केरला में उनका एक भी सीट नहीं है, या फिर जो भी एनडीए है उनका डबल डिजिट वोट शेयर ही नहीं है। इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाता है इंडिया अलायंस का। लेकिन दिक्कत ये है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे कम लोकसभा सीट्स हैं, तो वहाँ पे रिलाई रहना इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी नहीं होगा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट को भी देख लें तो वहाँ पे भी एनडीए का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनका ही सबसे ज़्यादा सीट्स है। और असम में जहाँ पे 14 लोकसभा सीट्स है वहाँ पे 9 सीट्स बीजेपी ने जीता है और कांग्रेस का सिर्फ 3। और ये स्टेट्स में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ही डायरेक्ट फाइट है। तो आने वाला जो भी इलेक्शन है उसमें भी इन लोग का ही डायरेक्ट फाइट होगा, और जो जीतेगा उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन असम के अंदर बन जाएगा। और अभी तक जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो बीजेपी का ही है, क्योंकि असम के अंदर भी जो बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट है वो 2nd टर्म कंप्लीट करेगा। तो यहाँ भी जो वोट शेयर है वो बीजेपी का काफ़ी हाई है और चांसेस बहुत कम है कि जो सीट है वो इंडिया अलायंस की तरफ जाए। तो लगभग हमने पूरा इंडिया का ही पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लिया कि किस स्टेट में किसका कितना होल्ड है या फिर किसका कितना सीट्स है। तो जैसा कि हमने देखा कि साउथ इंडिया में इंडिया अलायंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, लेकिन वहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है। वहीं जो नॉर्थ इंडिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे इंडिया अलायंस काफ़ी कमज़ोर है, और वहाँ पे जो मेजर सीट्स है वहीं पे इंडिया अलायंस काफ़ी मार खा रहा है। तो इसीलिए कहा जाए कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसमें इंडिया अलायंस का जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। और अभी तक इंडिया अलायंस ने अपना पीएम कैंडिडेट को घोषित नहीं किया है, या ये लोगों को ये नहीं बताया है कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। और अभी तक शायद लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये इंडिया अलायंस बना क्यों है, इनका मोटिव क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, और इनका जो भी कैंडिडेट होने वाला है वो कौन है, या फिर जो भी मोदी है उनके अगेंस्ट में ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा कि लोग मोदी को वोट ना देकर उनके कैंडिडेट को दें। और ऐसा क्या प्लान है जो अभी का गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, या जो भी प्रॉब्लम है अभी के गवर्नमेंट में वो सोल्यूशन इंडिया अलायंस नहीं दिखा रहे लोगों को। अगर हम अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो बीजेपी के साथ अच्छा खासा मोमेंटम है, वहीं जो इंडिया ब्लॉक है वो थोड़ा बैकफुट पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर इंडिया अलायंस को जीतना है तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जितने भी सीट्स है उसमें कांग्रेस को अच्छा करना होगा, और कांग्रेस को लगभग 150 से ज़्यादा सीट जीतना होगा
तभी चांस है कि इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट फॉर्म हो। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 303 सीटें मिला था और कहा जा रहा है कि अगर इस बार 40-50 सीट कम भी आ जाता है तो गवर्नमेंट एनडीए का ही रहेगा। इसीलिए कांग्रेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी इंडिया अलायंस के रीजनल पार्टीज है उनको भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी चांसेस थोड़ा दिखेगा कि इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बना पाए। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना ही होगा। उनका भी कहना है कि इंडिया अलायंस बनने में काफ़ी देर हो गया और शायद ये 3-4 साल पहले बनता या 2-3 साल ही पहले बनता तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता और लोगों के बीच क्लियर कर पाता कि इनका बनने का मकसद क्या है और ये क्यों बन रहे हैं, और जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है इसमें क्या प्रॉब्लम है लोगों को ज़्यादा क्लियर होता, तो शायद उनके पास ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा होता। अब इलेक्शन में केवल 2 महीने ही बाकी हैं। अब इसी में इंडिया अलायंस को सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सॉल्व करना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया अलायंस में उसको भी सॉल्व करना है, और जो पब्लिक है उनके बीच भी ट्रस्ट जीतना है कि वो उनको वोट क्यों करे। अब ये सारे चीज़ इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं और आने वाले 2 महीनों में आपको काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ पार्टी किसी को छोड़ेगी, कुछ पार्टी किसी के साथ जाएगी। लेकिन फिलहाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला वीडियो है आप तक पहुँच पाए। मैं विवेक, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।